हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आई एम मनोज फ्रॉम जोधपुर, राजस्थान। आप फ्रेंड्स लोग मुझे जानते होंगे बाय फेस। मैं वही बंदा हूँ जिसकी आंखें लाल हो गई थी और मेरे काफ़ी टाइम से आपने वीडियोस देखे होंगे जो आप मुझे पहचानते होंगे। मैं गुरुदेव से फर्स्ट टाइम 5 मार्च को 2021 से मिला था। मैं अपने कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मैं एक हाईली ग्रेजुएट पीजी एमबीए फाइनेंस में हूँ और कॉन्वेंट एजुकेशन है मेरी। लोग सोचते होंगे कि तंत्र उन्हीं के लगते हैं जो अनएजुकेटेड होते हैं, जिनको पास नॉलेज नहीं होती है। तंत्र किसी को भी लग जाते हैं, वो किसी की बॉडी को देखते नहीं है, वो एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है। कराने वाला सिर्फ अपनी जेलिसी के दम पे और जेलिसी के कारण किसी भी पर्सन को के ऊपर तंत्र करा सकता है और भूत प्रेत भेज सकता है। मेरी फैमिली में सब एजुकेटेड है, हाईली एजुकेटेड है, अब्रॉड में भी है, इंडिया में भी है। तब मेरे साथ ये तंत्र की प्रॉब्लम भी थी। तो सबसे पहले मैं मम्मी को कहता था कि मम्मी मेरी हेल्थ अक्सर अनफिट रहती थी, तो मैं जो भी अनफिट रहती थी उसके लिए मैं डॉक्टर के पास जाता था। कभी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास, कभी सर दुखता था तो ब्रेन वाले डॉक्टर के पास, और कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती थी, गैस्टिंग हो जाती थी तो गेस्ट और डॉक्टर के और उसके पास गैस वाले के मतलब जो डॉक्टर के पास जाता था वो मुझे कहते थे कि आप मिर्च मसाले कम खाइए। और कभी घुटने दुखते थे तो डॉक्टर के पास जाता तो मेरे को जो घुटने के अंदर कहते थे कि तुम्हारे गठियावादी होगी, जो ब्लड चेक मतलब ब्लड का सैंपल चेक कराइए। तो मैंने कोई ऐसा नहीं हुआ डॉक्टर है जो मतलब मैंने डिपार्टमेंट नहीं चेक कराए हो। लास्ट में तब मुझे जस्टिफाई होने लगा कि पापा मेरे साथ कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज हैं। तब मैं रात में सोता था तो मुझे सपने भी बहुत डरावने आते थे। सपनों में सांप दिखते थे, सपनों में कुछ ऐसी शक्तियां डरावने फेस दिखते थे, लेकिन कोई मुझे समझा नहीं पाया। मैं मम्मी को कहता था कि मम्मी मेरे को ऐसी चीजें दिखती है, और साथ में मेरी मम्मी को भी दिखते थे, ये सांप दिखते थे, डरावने चेहरे दिखते थे। हम सोचे कि हमारे जो पूर्वज जो दुनिया छोड़ के चले गए वो आके कुछ मैसेज देते हैं, लेकिन हमने कहीं पूछवाया भी तो भी हमको रिप्लाई उसका नहीं मिला, प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिला। इस तरह से मेरे ग्रेजुएशन हो गई। फिर आगे मैं बढ़ा पीजी के लिए, मुझे और पढ़ाई करनी थी। फिर मैंने जॉब भी किया कंपनीज में। आगे जाने के बाद मेरी हेल्थ ज्यादा ही अनफिट रहने लगी। तब मैंने 2002 के अंदर तब मेरी ताई है, उदयपुर में है, बड़ी मम्मी है, उन्होंने मेरे पापा को कहा था कि आप देवर जी अपने बच्चे को, एक महाराज जी है योगेंद्र सागर महाराज जी, उनको दिखाइए। तो वो आपके अपने बच्चे पर जो भी कुछ होगा वो बता देंगे। अगर मेडिकली होगा तो मेडिकली बता देंगे, और अगर ऊपर का कुछ किया कराया होगा तो भी बता देंगे। तो मैं उदयपुर में उन महाराज जी के पास गया अपने पापा को लेके। तब उनकी मैं जो शंका समाधान वाली जो लाइन होती है उसमें खड़ा था। तब उन्होंने, महाराज जी ने मेरे को पूछा कि तुम्हें कुछ होता है? तो मेरे पापा ने कुछ बातें पूछी। उन्होंने बताया कि हाँ, मेरे बेटे को गुस्सा बहुत आता है। तब इसके दांत कड़क हो जाते हैं, आपस में टाइट हो जाते हैं, बॉडी हार्ड हो जाती है, बॉडी वाइब्रेट करने लग जाती है, और एकदम से ये जमीन पे गिर पड़ता है। तो इस बात को देख के उन्होंने कहा कि कुछ ये मैं उतारे दे रहा हूँ और ये मंत्र की साधना दे रहा हूँ, आप ये करिए, जो भी आपके बच्चे के ऊपर की तकलीफ बताई थी ये क्लियर हो जाएगी। फिर मेरे पापा ने वो उतारे किए और मैंने उस मंत्र की साधना की। और जो भी मेरा जो हेडेक होता था पढ़ाई के टाइम, में बुक लेके बैठता था तो 1 घंटे से ज्यादा बुक नहीं लेके पाता था, वो जो भी एनर्जी थी नेगेटिव, वो मेरे सर से उतर के मेरे बैकबोन में आ गई। 2002 दिसंबर में हम उन महाराज जी के पास गए थे। वो नेगेटिव एनर्जी मेरी बैकबोन में आ गई, और बैकबोन में आने के बाद मुझे रिलैक्सेशन हुआ। फिर मैंने आगे पढ़ाई की और मैंने एमबीए किया। जॉब मैंने छोड़ दी क्योंकि मुझे आगे एमबीए करना था, तो मैंने एमबीए किया। फिर उसके बाद मुझे वो
जो भी नेगेटिव एनर्जी थी एमबीए करते टाइम ही वापस मेरी बैकबोन में उसने क्लिक किया और उसने मेरे स्लिप डिस्क क्रिएट कर दी। डॉक्टर को मैंने, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को जो माने हुए सिविल के थे, जो मैंने उन डॉक्टर को जोधपुर के उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे में बैक की तकलीफ हो गई है। फिर मैंने अहमदाबाद में भी काफी दिखाया डॉक्टर को, जो माने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थे, तो उनको भी दिखाया। तो उन्होंने रिपोर्ट्स में, मेरे जयपुर में भी दिखाया मैंने, रिपोर्ट्स में एमआरआई रिपोर्ट्स कराई थी, उसमें स्लिप डिस्क आई थी। लेकिन उन्होंने मुझे ऑपरेट करने के लिए कहा था, कि ऑपरेट करने के लिए कहा और कहा कि तुम्हारी हम गारंटी ले लेंगे लेकिन तुम्हारे उसका क्या मतलब लेग के अंदर है ना पैरालाइज भी हो सकता है। तो मैंने पापा को कहा, पापा ये मेरी चीजें ये नहीं है, अचानक कैसे था, कहीं मेरा एक्सीडेंट ही नहीं हुआ। कंप्यूटर चेयर में तब मैं अपने लैब में था, कुछ प्रोजेक्ट से वर्क कर रहा था, तो मेरे कंप्यूटर चेयर से मेरे को थोड़ा सा स्विंग हुआ एकदम से, जैसे अक्सर झटका लगता है। उसके बाद मेरी बैकबोन होती है, ऐसे किसी के बैकबोन की स्लिप डिस्क नहीं हो सकती। फिर मैंने पापा को कहा कि पापा उन्हीं महाराज के पास चलते हैं जो हम 2002 दिसंबर में गए थे। तो हमने उन महाराज का पता किया, तो वो समय शिखर जी गए हुए थे, जो हमारे जैन धर्म के वो है तीर्थ धाम है। तब वो रिटर्न आए जयपुर में 2007 के अंदर, तब मैं उनके पास गया और उन्हीं महाराज को कहा कि मैं आपके पास पहले भी आया था, और उन्होंने मेरा और वापस उन्होंने कहा कि अब तो तुम पहले से बहुत बेटर हो। लेकिन उन्होंने मेरे को कुछ पॉइंट्स पूछे और उन्होंने मेरे को कहा कि तुम्हारे ऊपर अभी भी तंत्र और भूत प्रेत लगा हुआ है। मैं जब मेरे पापा को यही कहा कि कुछ बाधा है ऊपरी, तो उन्होंने वापस मेरे को एक मंत्र दिया, बीज मंत्र दिया था। उसके 101 दिन की जाप करने के लिए कहा था विधि अनुसार। तो मैंने उस मंत्र का 60 दिन तक जाप किया था, और 2007 तब 60वां दिन था, उस दिन दिवाली की अमावस थी। तब मैंने मम्मी को कहा था, मम्मी मेरे को 1 सप्ताह से वाइब्रेशन आ रहा है, मेरे को बॉडी में कंपन होता है, तब मैं जाप करता हूँ, आप लोग यहीं रहिए, मेरे को तक पेन हो, मतलब बॉडी में कंपन आता है, कुछ ऐसा लगता है कि कोई आने वाला है, कोई आने वाला है। तो जिस दिन दिवाली थी 2007 की, तब वो बॉडी में चीज आई और बोली कि मैं वो एनर्जी हूँ जिस तुम पे किसी ने कराया हुआ है, और नाम भी बताया था कराने वाले का, और मुझे कितने हजार पैसे में भेजा है और किसने कराया, और वो सब बताया था। फिर उसने कहा था कि मुझे उसी महाराज के पास लेके चलो जिन्होंने ये तुम्हें बीज मंत्र दिया, मैं उन्हीं से निकलूंगी। उन महाराज जी के पास हम वापस गए, उन महाराज जी ने इसको निकाल भी दिया, 2 बार निकाला, तीसरी बार फिर ये बॉडी में आ गई, तीसरी बार फिर निकाला, फिर वापस बॉडी में आ गई। तब मेरी मम्मी ने सोचा कि 5-6 दिन में मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, महीने में ठीक हो जाएगा। तो वो उन महाराज जी ने कहा था कि कुछ चीजें ऐसी होती है, पब्लिक में कहते थे कि इसका होमवर्क करना पड़ता है। होमवर्क का मतलब है कि उस पेशेंट के ऊपर और जो उनके ऊपर कंसर्निंग पर्सन आता है उसके ऊपर वर्क करना होता है, मेहनत करनी होती है उनको तंत्र साधना में, तब उसका तंत्र करता है। कुछ तंत्र हल्के फुल्के होते हैं तो हाथों हाथ कर जाते हैं, और कुछ तंत्रों पे होमवर्क करना पड़ता है, यानी टाइम देना पड़ता है, प्रॉपर टाइम और प्रॉपर वर्किंग करनी पड़ती है, तब वो तंत्र उस बच्चे से और उसकी फैमिली से कट पाता है। अब मेरा केस कुछ क्रिटिकल था, तो जिस वजह से उन्होंने, क्योंकि वो एक साधु थे और उससे क्रिया से जुड़े थे, तो शायद उन्होंने मेरा केस को हैवी देखा होगा, इस तरह से उन्होंने मेरे जड़ से वो केस उनका रिमूव नहीं किया था। फिर हमने उन महाराज जी से आज्ञा लेके, फिर मेरे पापा ने कहीं जोधपुर में ही कहीं और दूसरे पर्सन को दिखाया जो तो तांत्रिक थे, और उसके बीच में एक हनुमान जी के साधक को दिखाया था, वो भी तंत्र का काम करते, उनसे भी नहीं बैठा। फिर उसके बाद मेरे पापा ने एक मुस्लिम जानकार था, उसको दिखाया था, उससे भी नहीं बैठा। इस तरह से मेरे जिंदगी के 3-4 साल निकल गए, 2007 से 2010 निकल गया। फिर 2010 में जो जिस पर्सन को दिखाया था, उसने कहा था कि आपके बच्चे के ऊपर सर से लेके पैर की एड़ी तक इतने कीड़े हैं कि अगर मैं निकाल दूंगा तो आपके बेटे की आई साइट चली जाएगी, बहरापन आ जाएगा, गला चौक हो जाएगा, और अनसडन अगर डेथ भी हो जाएगी। अगर आप स्टाम्प पे लिख के दे दीजिए, तो अगर मैं आपके बेटे की डेथ हो जाए तो मेरे पर कोई आप केस नहीं करेंगे। तो मेरे पापा ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप इससे बेस्ट है कि मीरा दातार चली जाइए, जो हमारे इस्लाम की सबसे बड़ी मजार है, और जो
जो ब्लैक मैजिक और जो भी जादू होता है, अगर किसी पर कहीं केस सॉल्व नहीं होता तो मीरा दातार में ये सॉल्व हो जाता है, कितना भी पुराना केस हो और कितना भी हैवी केस हो। फिर मेरे पापा, अब जो हम जोधपुर में थे, जो चिल्ला था, वहां पर 8-9 महीने गए। वहां पर जाने के बाद जो दातार का जो चिल्ला था, वहां से उन्होंने मुझे कहा कि मेरी हाजिरी ओपन आती थी, मैं फेस टू फेस बात करता था और दृष्टि मेरे को पहले से थी। तांत्रिक ने मेरे को दृष्टि शायद दे रखी थी, मुझे मालूम था, हर चीजें दिखती थी। फिर मैं दातार में गया, दातार का तब जन्म, फिर दातार ने मुझे कहा था तुम मेरी मेन मजार आ जाओ जो गुजरात के अंदर है। मुझे लोकेशन भी नहीं पता था। जब मैं चिल्ले पे जाता था वहीं के लोगों से मैंने पूछा और वहीं से एड्रेस लिया और उन्होंने ही जो वहाँ के जो कंसर्निंग पर्सन जो हाजिरी भरते थे और उनसे लिया और जो वहाँ के जो खादिम थे उनसे लेके एड्रेस कंफर्म करके मैंने गुजरात के ऊंजा के अंदर वो जो है लोकेशन है, गुजरात में ऊंजा जो रेलवे स्टेशन है वहां से 5 किलोमीटर एक गांव पड़ता है उनावा, तो वहां पर मेन मीरा दातार की मजार है। तो मैं वहां पर गया, तो वहां पर जाने के बाद मेरी हाजिरी तो वैसे हमेशा से ओपन थी, जैसे आज मैं फेस टू फेस बात करता हूँ वैसे ओपन। जब मैं किसी मजार के सामने खड़ा होता था तो मेरे अंदर चीज थी ओपनली, वो हाजिरी खुली थी जो मैं बात करने लग जाती थी। तब वहां पर जाके मैंने जो भी मन्नत का डोरा होता वो मेरे खादिम ने बांधा, क्योंकि मेरे साथ मैं जहाँ चिल्ले पे जाता था वहां पर एक भैया भी थे अपने, तो वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थे। उनकी मिसेज 5 दिन में जाके ठीक हो गई थी वहां पर, वो मेरे से पहले चले गए थे और हमारा टिकट थोड़ा लेट बना था। तो उन्होंने मेरे को कहा था कि मेरी वाइफ 5 दिन में ठीक हो गई, भैया आप भी वहां जाइए तो आप भी ठीक हो जाएंगे। तब मैं वहां गया तो मेरा केस 5 दिन की जगह मेरा केस 10 साल चला, 2010 से 2020 तक चला। क्योंकि मेरा केस मेरा फैमिलियर केस था, उसने एक बार नहीं, कराने वाले ने 3 बार कराया था। मतलब कराने वाले ने 3 बार हमारा रिपीट करा दिया। वो मेन टाइम कराया, फिर उस मेन टाइम कराया, उसके कुछ सालों बाद वापस रिपीट कर दिया, फिर मेरे भैया की शादी में वापस रिपीट कर दिया, तीसरे टाइम मेरी सिस्टर की शादी में वापस रिपीट कर दिया। हम इस चीज को समझते नहीं थे, हमारी हेल्थ खराब हो जाती, हम डॉक्टर को जाके दिखाते थे। थर्ड टाइम में मैंने उस चीज को, थर्ड टाइम में तब मैंने डॉक्टर की रिकवरी के बाद मैंने पापा को बताया कि पापा मेरे साथ कुछ अनफिट रहता हूँ, तो ये चीजें हैं नहीं है, तो आपको ट्रीटमेंट कराना कोई दूसरी जगह देखते हैं। तो तब मेरे पापा ने डॉक्टर के साथ तंत्र का भी इलाज कराने लगे। इस तरह से मैं इलाज कराते कराते आज मीरा दातार की स्टेप तक पहुंचा। वहां पर मैंने तब अपने 10 साल इलाज कराया, तो मैं तो काफी रिकवर हुआ, मेरे फैमिली के हर पर्सन रिकवर हुए। तब वो पुराना तंत्र खुलता है, तब वो एक बीमारी के रूप में निकलता है। तब मेरे भैया का तंत्र क्लियर किया तो उनको कैंसर के रूप में निकाला। जैसे उन्होंने पहले बता दिया कि तब तुम मेरे भैया का मैं तंत्र निकालूंगा, कोई बड़ी बीमारी निकलेगी, तो मेरे भैया को कैंसर निकला। फिर थोड़े दिन बाद उनको कैंसर रिकवर हुआ तो टीबी हो गया। इस तरह से तब अब मेरे भैया टीबी से भी रिकवर हो गए। फिर मेरे पापा को, फिर मेरी मम्मी की हेल्थ, मम्मी पर केस तंत्र निकाला तो मम्मी की हेल्थ डाउन हो गई, मम्मी को एनीमिया हो गया, ब्लड की कमी हो गई, मम्मी को चक्कर आने लगे। फिर मम्मी किसी तरह से चलती थी, हेल्थ डाउन हो गई थी। फिर पापा केस जैसे सेटअप किया तो पापा को प्रोस्टेट कैंसर निकल गया। फिर उन्होंने, तो फिर मेरा प्रोस्टेट कैंसर निकला। मुझे 2011 में दातार ने एज ए गिफ्ट, जो उन्होंने कहा था कि मेरे खुदा की मर्जी है कि तुम नेक नियत के साफ और सच्चे इंसान हो। 2011 से दातार ने अपने बर्थडे पर मुझे दृष्टि दी थी खुदा की, जिसे कहते हैं दातार की दृष्टि है, खुदा की दृष्टि जिससे कहते थे, वो तुम्हें नजर दी है। तुम्हें नजर से तुम्हें ना, तुम्हारे ऊपर जो गंदी शक्ति है, जिन है, खबीस है, चुड़ैल है, जो काफी अगोरी है, शक्तियां हैं, तो तुम है ना इस शक्ति से, मेरे खुदा की शक्ति से तुम इन चीजों को देख सकते हो और ये तुम्हारा जितना नुकसान करेंगे तुम उस नुकसान से बच सकते हो आने वाले वार से। तब तांत्रिक को भी मेरे दातार ने बुलाया था 2017 में। तांत्रिक को दातार ने बुलाने के बाद उसकी सारी शक्तियां खींचने के बाद तांत्रिक की भी शक्तियां खींची, तो तांत्रिक भी बाय हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई। और उन्होंने जो तांत्रिक मरने के बाद मेरी बॉडी में 2 महीने तक रहा था, मरने के बाद वो मेरी बॉडी में 2 महीने तक रहा था। तो उसका फिर मैंने प्रे की, दुआ की, तो उस तांत्रिक को मेरी बॉडी पर से उन्होंने उनका जो ऊर्स आता है उससे अलग किया और उसके बाद मुझे रिलीफ मिला। लेकिन मेरे पापा को जब
2017 में दिसंबर में मेरे पापा को कैंसर जो उन्होंने निकाला था, सबसे लास्ट मेरे पापा का तंत्र निकाला था। पापा का तंत्र निकाला तो पापा का तंत्र को कंट्रोल नहीं पाया। मेरा केस इतना हैवी ड्यूटी केस था जिसको दादर कहते थे 36 साल पुराना केस है। तब मैं बचपन में छोटा था, तब मुझे शमशान की राख पिला दी थी, जो मेरे पापा से जो भी जलने वाले पर्सन थे मम्मी पापा से। तब तो मैं बच्चा था 6 साल का, तो मेरे को क्या मालूम ये क्या चीजें होती है। फिर मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई। नहीं, फिर पहले मेरी मम्मी की एनीमिया के कारण हेल्थ खराब हो गई। पापा 2017 दिसंबर से प्रोस्टेट कैंसर से सरवाइव करने लगे। तो मैं मेंटली इसलिए टूट गया कि जो मेरे मम्मी पापा मेरे बैकअप थे, जो मेरे को सपोर्ट करते थे, वो उन्हीं को मीरा दातार ने लाइन अप कर दिया। उससे 1 साल पहले मेरे भैया को लाइन अप कर दिया था। भैया को किसी तरह से दुआ करके, प्रे करके, डॉक्टर ट्रीटमेंट करके, जो कैंसर में ट्रीटमेंट होता है, जो थेरेपीज का होता है, उनसे रिकवर हुआ है। फिर पापा का हुआ तो पापा की एज मेरी 70 के आसपास थी। अगर पापा को अगर वो थेरेपीज दी जाती है, कीमोथेरेपीज, तो पापा वैसे ही मर जाते हैं। तो दातार कहते हैं कि मैं जितना पुराना अगर तंत्र निकालते तो वो किसी न किसी बीमारी के रूप में निकलता है, और तब पुराना तंत्र हो जाता है तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो मेरी मम्मी थी, उनकी डेथ, जो जिन खबीस और जो भी मेरे अंदर शक्तियां थी हैवी और अघोरी शक्तियां थी, इन्होंने मेरी मम्मी को चैलेंज किया था कि हम तुझे मार देंगे, तुम अपना बेटे का इलाज कराना बंद कर दो, हम तुम्हारे बेटे में और तुम्हारे घर में रहना चाहते हैं। लाखों में नहीं थी, हजारों में नहीं थी, करोड़ों में थी, और काफी निकाली थी। जितनी निकालते थे उतनी वापस डबल हो जाती थी। तो उस तरह से उन्होंने मेरी मम्मी को हेल्थ, एक दिन मेरी मम्मी की खराब हो गई, और तब हम दातार से लास्ट मैंने विजिट किया था 16 दिसंबर को मैं अपने जोधपुर होम पे आ गया था। और मम्मी के अचानक 15 दिन बाद नहीं, मम्मी की 2 महीने बाद तबीयत 2020 में खराब हो गई थी, और उन टाइम कोरोना का लॉकडाउन था, और मम्मी को 14 दिन आईसीयू में रहना पड़ा। और उन्होंने खबीर से कहा था कि मेरी मम्मी को चैलेंजिंग करते रहते कि तुम अपने बेटे का ट्रीटमेंट मत कराओ। और 14 दिन मेरी मम्मी आईसीयू में रही, और मम्मी को कह दिया था कि हम तेरे को जिंदा नहीं रहने देंगे। तो मेरी मम्मी आईसीयू में रही, अनस्टेबल रही, अनकॉन्शियस रही, और यहाँ तक कि मम्मी हमको भी भूल गई थी, क्योंकि जो मेरे बॉडी में और फैमिली में जिन खबीस थे, वो मेरी मम्मी के माइंड में और बॉडी में रहते थे और जाके हार्म करते थे। मेरी मम्मी को मेडिकली डॉक्टर ने यह कहा था कि ये अनकॉन्शियस माइंड में आ गई है, अपनी मेमोरी कुछ टाइम के लिए भूल चुकी है, अगर ये रिकवर कर जाएगी तो ये लाइफ जी जाएगी। लेकिन मेरी मम्मी लाइफ नहीं जीने दिया, और नॉर्मल उन्होंने आने नहीं दिया, और मम्मी 14वें दिन मेरी मम्मी की डेथ हो गई 2020 में। फिर उसके बाद मेरे पापा का जो प्रोस्टेट कैंसर चल रहा था, पहले तो जो प्रोस्टेट कैंसर के अंदर आपको याद होता है तो डॉक्टर की दवाई दी जाती है, कीमोथेरेपीज। मेरे पापा की 70+ एज थी, इसलिए डॉक्टर कहता है कि अगर कीमोथेरेपी दी जाएगी तो इनकी एज प्लस है, रिकवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पापा की हेल्थ कैंसर के कारण डाउन हो गई थी, 3rd स्टेज कैंसर क्रॉस हो गया था। तब पापा को जो इंजेक्शन दिया जाता था उससे भी काफी जने रिकवर हो जाते हैं। और मेरे पापा के एक फ्रेंड थे जो रिकवर हो गए थे उसी प्रोस्टेट कैंसर के इंजेक्शन से, जो हर 90 डेज में लगता है। लेकिन मेरे पापा के इंजेक्शन भी वर्क नहीं करता है, 2 महीने वर्क किया, बाकी डेज वर्क नहीं किया, क्योंकि जो जिन खबीस और जो अघोरी जो शक्तियां होती है शमशान की, उन्होंने वो कहते थे कि हम तुझे भी मार देंगे। मेरे पापा के मेडिकली दवाई लगती नहीं थी, आप ये देखिए। और मेरे पापा के एक फ्रेंड थे, उनके भी ये प्रोस्टेट कैंसर था, वो ठीक हो गए थे, और उनके भी 1 साल पहले प्रोस्टेट कैंसर हुआ था, और वो रिकवर कर गए थे, आज वो जी रहे हैं। लेकिन मेरे पापा को जो एनर्जीज थी, जिन खबीस जिन्नात, इन्होंने जीने नहीं दिया और कह दिया और हम तुम्हें मार देंगे। और मेरे मम्मी की डेथ के 58 दिन बाद मेरे पापा की भी डेथ हो गई। उसके बाद पापा की डेथ के बाद मैं बहुत टूट गया। मेरे को जीने की उम्मीद नहीं थी। जो मेरी मैन पावर थी, मेरे मदर और फादर थे, जो ट्रस्टेबल थे, जो मेरे को ट्रस्ट करते थे,
क्योंकि मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूँ और एजुकेटेड पर्सन अपना बेहतर और अच्छा बुरा सब कुछ समझ सकता है। मैं अपने मम्मी पापा को गाइड करता था, इतनी बैड कंडीशन में भी था और जो मेरे तंत्र लगे हुए थे वो मुझे इतना नुकसान देते, मेंटली और फिजिकली उन्होंने तोड़ रखा था। मेरे मम्मी पापा इसमें मेरा मेंटली और फिजिकली पूरा सपोर्ट करते थे, क्योंकि मैं जॉब नहीं कर पाता था, कोई बिजनेस नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरा सारा जॉब बिजनेस सब कुछ बांध रखा था। और फिर मेरे पापा के टूटने के बाद मैंने जो पापा का मेरा खुद का जो फोन था, मैं अपना स्मार्टफोन यूज करता था, लेकिन ज्यादा नेट यूज नहीं करता था, क्योंकि एक इंसान तो मम्मी पापा के जाने के बाद टूट जाता है तो वो कैसे रिकवर हो। तो मैंने एक पापा का स्मार्टफोन यूज कर रहा था। तो एक दिन मुझे YouTube के चैनल में मैंने काफी चैनल्स देखे, क्योंकि मेरे पास दृष्टि थी, मैं हर चीज को जस्टिफाई कर लेता था। एक कॉमन मैन से मैं 4 कदम आगे चलता था, क्योंकि कॉमन मैन के पास 6 सेंस होते हैं और मैं 6 सेंस से ज्यादा मुझको विजुलाइज करने की सेंस थी। जो दातार की दृष्टि थी, तो मैंने दातार को कहा कि बाबा मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है, आप मुझे यहाँ तो बेहतर जगह दरबार में लेके जाएं। आप रिकवर नहीं कर पा रहे, आपने तब केस हैंडल किया तो मेरा केस को बिगाड़ दिया। भैया कैंसर में आ गए, पापा कैंसर में आ गए, मम्मी एनीमिया में आ गई और मेरी हेल्थ डाउन हो गई। मैं 2 इंसानों को 6 इंसान है, हम 6 इंसान है और 7 पे हमारे घर पे किया हुआ था, 7 चीजों पे किया था। मम्मी पापा, हम 4 भाई बहन और एक घर, टोटल हम 7 पे थे। तो सब रिकवर करके कोई नहीं मानता है, मेरे मम्मी पापा मानते जो तो मेरे ट्रीट कराते थे। अब मैंने उनको कहा कि आप मुझे सही जगह दरबार में लेके जाए, जो दुनिया के में जो बेस्ट से बेस्ट हो। मैं धर्म को बहुत मानता हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा धार्मिक थे। उन्होंने मुझे धर्म में पैर जमाना सिखाया और धर्म करना सिखाया। बचपन से मैं धार्मिक रहा हूँ, क्योंकि मम्मी हमेशा मंदिर जाती थी और पापा भी धर्म से जुड़े थे। तो पापा ने मुझे ये गाइड किया था कि लास्ट मोमेंट पे कि जिंदगी के अंदर धर्म से जुड़े रहना, धर्म ही तुझे रास्ता दिखाएगा, कोई तेरा साथ देगा नहीं, क्योंकि तेरे भाई बहन ये चीजें मानते नहीं है और तू अकेला पड़ जाएगा। और कोई जिंदगी में गलत कदम नहीं उठाना, ना कोई सुसाइड करना, धर्म से जुड़ा रहेगा तो धर्म के जो जुड़े जो भगवान है उनमें आस्था रखेगा, वही तेरा साथ देंगे। और मैं हमेशा, चाहे बैड कंडीशन हो चाहे गुड कंडीशन हो, मैं हमेशा भगवान के जुड़ा रहता था। अगरबत्ती उनसे करता रहता था और अगरबत्ती में यही प्रे करता, अगर कोई दुनिया में आपने कोई इंसान बनाया है सच्चा जो मेरा ट्रीटमेंट कर सके, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट करना अच्छे की जड़ उखाड़ दे। क्योंकि मैंने कम से कम 2001 से नहीं 2002 से मेरे पापा ने जो ट्रीटमेंट कराया, 2021 आ गया है, जिसमें मैंने एजुकेशन भी की है, जॉब भी की है, सब कुछ किया है। ऐसी वाली बात, हाँ मैंने मैरिज इसलिए तब मैं इन चीजों को नहीं मानता था, क्योंकि तब मेरे साथ बीतने लगी, तब मैंने इन चीजों को समझा कि किस तरह से इंसान की बॉडी और माइंड और फिजिकली किस तरह से एक इंसान को तोड़ देते हैं और उसकी फैमिली को कैसे अलग अलग कर देते हैं। तब इंसान पे बीतती है तो वो इंसान पहचानता है, जिस इंसान पे बीतती है वही पहचानता है ये क्या है और क्या नहीं है। तब मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने चैनल देखे, दिनेश्वर महाराज जी का भी चैनल देखा था। तब मेरे पापा को 3rd स्टेज कैंसर था। इनका चैनल मैंने देखा था 16 जून, सुशांत सिंह की डेथ हुई थी 14 जून के। उसके बाद मैंने इनका चैनल देखा था 17 या 18 जून के आसपास, और मेरे फादर की डेथ हुई थी 24 जून। और उस 24 जून के आसपास देखा था। तब मैंने खाली इनका यही देखा था कि एक नींबू का उतारा करने वाला एक महाराज है जो उतारा कर रहे हैं। तो मैंने इनका ये रेस्पेक्ट किया था, शायद बॉम्बे के रहने वाले, दिल्ली के रहने वाले। और पापा की डेथ के बाद मैं दिवाली तक उभर नहीं पाया था। दिवाली अक्टूबर नवंबर में थी, उभर नहीं पाया। दिसंबर तक भी मैं नॉर्मल नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं मम्मी पापा को खोने के बाद बहुत शॉक में आ गया था मेरे पास। तो मैं वहां जा नहीं पाया, क्योंकि लॉकडाउन 2 था और मैं अकेला रह नहीं सकता था। मेनली कि जो मेरे पास जो एनर्जीज थी, नंबर ऑफ थी एनर्जीज, मैं भाई घर वालों को कहता था कि भाई लाखों में नहीं है, हजारों में नहीं है, करोड़ों में है। मेरे घर वाले हंसते थे, यार किसी के एक भूत लग जाए तो डर जाता है क्या, पूरा भारत का भूत तेरा ही लग गया है क्या। मैं उनको कहता था, वो हंसते थे। वो यूं मानते नहीं थे कि किसी इंसान के इतने सारे प्रेत भी लग सकते हैं। तो मुझे कहते क्या इंडिया के सारे प्रेत तेरे ही लग गए क्या। अब मैंने कहा, तब
आप जिस पर्सन से मिलोगे जो इलाज कराना है उससे खुद ही पूछ लेना मेरे कितने लगे हुए। मेरे खुद के लगे हुए और सारे फैमिली का डेटा मेरे पास ही रहता है। मैं एक मेन स्ट्राइकर था, तो मुझे समझ में नहीं आया उनका केस, क्योंकि मेरे भैया एक बार चलने को तैयार थे। मैंने कहा सेकंड टाइम उन्होंने कहा था तुम खुद चला जाना, थर्ड टाइम भी तुम चला जाओगे, फोर्थ टाइम भी चला जाओगे। तो मेरे को उनसे डेटा बैठा नहीं। करौली में मैं गया नहीं, पांडुगर के मैं गया नहीं, क्योंकि मैं जस्टिफाई कर लेता हूँ कौन मेरा इलाज कर सकता है नहीं कर सकता। फिर मेरे भैया ने रेंडमली मुझे बताया कि मैंने एक महाराज जी है दिनेश्वर महाराज जी, वो कैसे हैं। तो मैंने कहा वो नींबू वाले महाराज जी क्या? हाँ। तो मैंने कहा उसको देखा है मैंने जरूर यूट्यूब पे, चलो एक बार चांस लेके देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे तो बेस्ट ये लग रहे हैं। वो फेस टू फेस उनका जो है ऑफिस है बॉम्बे के अंदर, वहां पर चले जाएंगे, मैं तुझे लेके चला जाऊंगा और तुझसे मीट करा दूंगा। जो भी तंत्र होगा अगर वो तेरा काट देंगे तो द बेस्ट है, नहीं तो तेरा साइकोलॉजिकल इलाज करा लूंगा मैं। तो मैंने कहा मैं साइकोलॉजिकली अनफिट नहीं हूँ, मेरे पे तंत्र लगा है और बला लगी हुई है, जिसे कहते हैं आप भूत प्रेत कहते हैं, तंत्र होता है। तो वो मानने को तैयार नहीं थी कि ये कुछ नहीं होता है, ऐसा होता थोड़ी है, क्योंकि वो खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, प्रोजेक्ट इंजीनियर है। तो मैंने कहा ठीक है एक बार लेके जाओ। अगर वो सामने वाले जो कंसर्निंग पर्सन कह देता है कि मेरे ऊपर तंत्र नहीं लगा है, तो मैं आप जो क्या होगा ना उस साइको डॉक्टर से मेरा इलाज करा लूंगा। और अगर मैं रॉन्ग हुआ तो आपको मेरा पूरा ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, ये बात रखो। क्योंकि मैं मरने के बाद भी अपनी मम्मी और पापा को दोनों को देखता था। तो वो कहते मम्मी पापा तो हमको तो दिखते नहीं, तुझे कैसे दिखते हैं? मेरे मम्मी पापा दुनिया से जाने के बाद भी मेरे को दिखते थे और मेरे से बात होती थी मम्मी की। तो वो सब मुझे कहा था कि यार ये साइको है। मैंने कहा यहाँ तक भैया जानते थे कि मेरे ऊपर तंत्र लगा है, लेकिन फिर भी अपनी मतलब मेरी भाभी के कहने पर वो कहते हैं यार ऐसा कुछ नहीं है, तुम इतने साल तक रहे ना, तुम इसलिए साइकोलॉजिकल हो गया। तो मैंने उस पर एक ही शर्त रखी, अगर मेरे पर कुछ नहीं है तो मैं साइकोलॉजिकल इलाज करा दूंगा, अगर कुछ होगा तो आपको मेरा पूरा इलाज कराना पड़ेगा। तो मैं 5 मार्च को उन्होंने तब पैसे जमा कराए थे, तो रिटर्न कॉल आया था दिनेश्वर महाराज की तरफ से, और उनके जो कंसर्निंग पर्सन ने कहा था कि आप 1 सप्ताह के अंदर आ जाइए। तो मैंने फेब में इनका फोन आया था, फेब में पैसा जमा कराया था, और जनवरी में विशाल नाथ जी को मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा अब इन पे जाने से कोई मतलब नहीं है। फेब में दिनेश्वर महाराज जी के 5,100 रुपये जमा कराया था, और इनका 2 सप्ताह बाद इनकी तरफ से रिटर्न कॉल आया था, और एक कंसर्निंग पर्सन था, मुझे नाम याद नहीं है, उसने मेरे से बात की थी, मेरे भैया के ऊपर मोबाइल पे आया था। तो भैया ने मेरी बात कराई, उन्होंने कुछ डेटा मेरे बारे में बताया कि आपको इस तरह की आपकी एनर्जीज लगी हुई है, जो आपके खबीस लगा हुआ है, इस तरह की आपकी एक चीज निकलती है तो दूसरी आती है, दूसरी निकलती है तीसरी आती है, तीसरी निकलती है तो चौथी आती है, इस तरह से आपकी बॉडी फ्री नहीं हो पाती है। मैंने कहा हाँ ऐसी है, आपके मारण लगा हुआ है। हाँ मैंने कहा ये मारण तो लगा हुआ है, शमशानी मारण, ये मुझे महसूस भी होता है और दिखता भी है। तो उन्होंने कहा था कि आप हमारे पास जल्द से जल्द कब तक आ सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैंने आपका YouTube चैनल में कुछ टाइम से देख रहा हूँ महाराज जी का, 1 महीने से देख रहा हूँ। तो मैं महाराज जी के पास इनके बर्थडे ये प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप मुझे उसका लोकेशन भेज दीजिए कहाँ पर है, तो मैं आ जाऊंगा। तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये लोकेशन आप गुरुजी के वीडियो देखिए और आपको मिल जाएगा। तो मेरे भैया ने गूगल से इनका दिनेश्वर महाराज जी का जो लोकेशन था वो ट्रेस कर लिया था, और गूगल मैप से सर्च करते हुए और इनका जो भी वीडियोस इन्होंने अपलोड किए थे सलोतर विलेज के प्रोग्राम से रिलेटेड, हम इनके घूमते घूमते इनके डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है, चाहे वो स्पेस में हो, चाहे लैंड पे हो, चाहे अंडरग्राउंड सी में हो। तब मैं इनके पास पहुंचा, तब इनका प्रोग्राम था। फर्स्ट टाइम मैं इनकी जो पब्लिक आई हुई थी गैदरिंग के अंदर मिला, तब जो इनका क्वेश्चनिंग आंसर तंत्र कार्ड में बैठा, तंत्र कार्ड में मेरे को इतना रिलीफ नहीं हुआ सही में। फिर मैं इनसे तब जो क्वेश्चन आंसर कोरियन आंसर होते हैं, आप अपनी क्योरी कीजिए और आपको क्या प्रॉब्लम है, दिनेश्वर महाराज जी खुद आंसर दे रहे थे। तब मैंने माइक लेके इनके स्टेज पर इसके पास जाके अपनी प्रॉब्लम बताई थी, मैं इतने साल से पीड़ित हूँ, ये चीजें लगी है, और मेरे मम्मी पापा इस चीज से एक्सपायर हो गए। अब मेरे 5 मार्च से और 6 मार्च का वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
तब इन्होंने मेरा तंत्र काट किया था 5 तारीख को, और 6 तारीख को उनके जो गुरु दीक्षा थी शिष्यों की, उसमें भी मेरा तंत्र काट किया था। 2 दिन मेरा तंत्र काट करने के बाद आप वो पुराने वीडियोस देख सकते हैं, तब मेरे को विश्वास हो गया कि ये कंसर्निंग पर्सन है जो मेरे फेस टू फेस बात करते हैं, और जो मेरी एनर्जीज थी अंदर, नेगेटिव एनर्जीज, वो भी बात करती है जिन खबीसिन से। इन्होंने 2 बड़ी बड़ी शक्तियां निकाली थी मेरे, तो मेरे को विश्वास हो गया था कि ये मेरा होमवर्क कर सकते हैं, जो भी मेरे पर किया हुआ है, मेरे पे और मेरी फैमिली के ऊपर। क्योंकि मैं अपने 2 पर्सन गंवाने के बाद बहुत दुखी था और मेरा विश्वास जागा था। फिर इन्होंने मुझे पानी उतार के दिया था और ये बताया था कि तुम्हारे पेट में कुछ खिलाया हुआ है। मैंने कहा हाँ, शमशान की राख खिलाई हुई है, नींबू की शिकंजी के अंदर 1 नहीं 3 पुड़की खिलाई हुई है। सामने वाले सेटिस्फाई नहीं था, उसने 1 नहीं 3 पुड़की खिला दी। तो हाँ, तो इन्होंने कहा था कि तुम्हारे वॉमिट तुम्हें पेट से उल्टी करानी पड़ेगी। तो मैं तो उल्टी को इतना गहराई से नहीं समझा, तो मैंने कहा कुछ कोई जनरल उल्टी होगी जो ओकेजनली एक वॉमिट हर इंसान को होती है। तो इन्होंने कहा था कि बेटा ये तुम पानी लेके जाए और तुम जाके 1-1.25 महीना ये पानी पीना, तुम इससे ठीक हो जाओगे। इससे नहीं ठीक हो पाओगे तो मैंने इनको कहा था कि मेरे को वापस मिलना पड़ेगा आपसे, क्योंकि मेरे को मालूम चल गया था मेरे पानी से कुछ होने वाला नहीं है। फिर मैं पानी घर पे गया, थोड़ा बहुत मेरे को रिलीफ मिला, ये मान लीजिए सिर्फ 5 दिन रिलीफ मिला। और 6ठे दिन जो चीजें थी मेरे को वापस अटैक करने लगी मेरे ऊपर, नई चीजें मेरे बॉडी में से निकली थी। पूरे बॉडी इन्होंने खाली करके भेजा था। मेरे ऐसी एनर्जी थी बॉडी के अंदर जो चीजें जो वापस रीजनरेट कर देती थी। मतलब एक बैक्टीरिया रह जाए ना तो वापस वो 10 को बना देता है, 10 को बना देता फिर वो 20 को बना देता है। तो मैं 2 महीने आ नहीं पाया किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, और लॉकडाउन 2 लग गया था। फिर मैं भैया को कंसर्न करके सेकंड मेरा विजिट हुआ था 27 जून 2021 को। मैं दिन के 8:30 बजे घर से निकला था और दिन के 2 बजे इनके पास पहुंच गया था। और पहुंचने के बाद मैं सूरत से आया था, तो मेरे भैया सूरत में रहते हैं, तो उन्हीं के साथ आया था गाड़ी में, क्योंकि लॉकडाउन 2 था और मुझे लोकेशन मालूम नहीं थी। तो भैया ने कहा था मैं लेके चलता हूँ, तो भैया लेके आए थे। इन्होंने मेरे को स्टे किया, तंत्र काट किया मेरा, जो पर्सनली मैं इनके होम एड्रेस पे आया था। फर्स्ट टाइम आया चुका था, सेकंड टाइम आया, और इन्होंने मुझको ये बताया कि मेरा जो उल्टी का जो प्रोसेस होता है, इसका जो पेमेंट होता है। तो मैंने कहा, तो मेरे भैया ने कहा था ठीक तो होना ही है, तो इलाज तो कराना ही है। तो गुरुजी ने बताया था इस पे तंत्र है, इसको पेट में उल्टी करानी पड़ेगी। जो तब मैं यहाँ पर आया तो मैंने कहा ठीक है भैया, अगर गुरुजी कह रहे हैं तो उसको करा ही लेते हैं, ठीक हो जाएंगे तो और कमा लेंगे, और दुनिया से चले गए तो क्या मतलब है। इसलिए मैंने कहा एक बार फिर उन्होंने मेरे गुरुजी की बात मानी, और जो इनका पेमेंट था जो 1.25 लाख ये उल्टी का लेते हैं वो दिया। और इन्होंने मेरा तंत्र काटा, जो बॉडी से जो कटता था वो बॉडी से काटा, और जो उल्टी के प्रोसेस से कटता है वो उल्टी के प्रोसेस से काटा। उल्टी के प्रोसेस के अंदर एक जो बेसिक जो पानी होता है वो लिया गया। उस पानी के अंदर काफी शक्तियों का आह्वान करते हैं, काफी 60 से 70 शक्तियों का आह्वान करते हैं, और उस पानी को के अंदर काफी चीजें डाली जाती है। ये इनका पर्सनल मैटर है, उसमें वो क्या एनर्जीज डालते हैं क्या नहीं डालते, और उसमें क्या पानी को एक शरबत की तरह वो उसका, हम एक जनरल इंसान के लिए एक वो शरबत की तरह पानी होता है। तब वो पानी में 60 से 70 शक्तियों को आह्वान करने के बाद वो इंसान तब वो पानी पीता है, एक जनरल इंसान जिसमें तंत्र और बाधा भूत प्रेत लगे हुए होते हैं। तो वो मेरे को महसूस हो गया था। तब मैंने 1-2 बार पानी पिया था, तो मेरे अंदर जो जिन खबीस थे लमसम, जिसका कोई डेटा नहीं था, अनलिमिटेड डेटा, वो पीने के बाद वो पानी क्या होता है कि इस तरह का उसका जो एनर्जी होता है उसके अंदर जो पेट में जो भी प्रेत भूत होते हैं वो जाके उसमें कटिंग करता है। जो भी आपके पेट में खिलाया पिलाया कितने साल पुराना हो, उसको एक लिमिट के बाद हम कितना पानी पी सकते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वो एक के बाद वो पानी में जो एनर्जीज होती है हमारे बॉडी के अंदर, जो भी जिन है वो कभी से अघोरी होते हैं, शमशानिक क्रिया होती है, जो भी मारण होते हैं, और ये पिशाच होते हैं, राक्षस होते हैं, और ये ब्रह्म जिन होते हैं, ब्रह्म पिशाच होते हैं, और राक्षस होते हैं, असुर होते हैं, शमशानी, और ये
परी होती है, ये जो भी होती है, मैं क्या क्या बताऊं, बहुत सारी एनर्जीज होती है, ये ठहर नहीं पाती है और वो हाजिरी के साथ चिल्लाती हुई, उग्र होती हुई बाहर निकलती है। तब वो बाहर निकलती है, जिसके पास दृष्टि होगी तो वो चीजों को देख लेगा। इस तरह से मेरी एनर्जीज जो निकली मैंने देखी, और जो भी उल्टी का प्रोसेस था वो मैंने उससे कंप्लीट किया, और उसके बाद मुझको रिलीफ मिला। वो रिलीफ मेरे को जिंदगी में आज तक कभी नहीं मिला। और उसके बाद मैं आज रिकवर हुआ हूँ। मेरी फैमिली के 6 लोगों में से सिर्फ मैं ही आया हूँ यहाँ पर, और मेरे भैया आया, और मैं ही यहाँ पर रह के मेरा पूरी फैमिली को क्योर करा रहा हूँ। और जो भी फैमिली के और मेरे फादर के हाउस पे जो भी तंत्र लगा था उसको भी क्योर कराया। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो पर्सन दिनेश्वर महाराज जी से जुड़ता है वही इनको क्लोजली जान सकता है, इनके ट्रीटमेंट को, तंत्र के ट्रीटमेंट को जान सकता है, उल्टी के प्रोसेस को जान सकता है। जब तक हम किसी पर्सन से मिलते नहीं हैं उसके बारे में हम कोई विचार गलत नहीं कह सकते। जब हम किसी पर्सन से मिलेंगे वो हमारा ट्रीटमेंट करेगा, चाहे वो एक मेडिकली डॉक्टर ही क्यों ना हो, एमबीबीएस डॉक्टर ही। तो हमको मेडिकली कोई तकलीफ होती है तो हम एक एमबीबीएस के पास जाते हैं, एक एमडी के पास जाते हैं, एमडी और एमएस के पास जाते हैं, और मेडिसिन से हम क्योर कराते हैं। और कभी हमको ऊपर की कोई तकलीफ होती है तो हम जो तंत्र क्रिया के जो सबसे बेस्ट जो पर्सन होते हैं, जो बेस्ट इलाज करते हैं तंत्र विभाग के अंदर, जो तांत्रिक होते हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट जो जेन्युइन पर्सन होते हैं उसके पास जानते हैं। फ्रॉड तो बहुत सारे मिलेंगे आपको। ये यूट्यूब तो अभी कुछ सालों से चालू हुआ है। यूट्यूब को चालू हुआ है 2004 से आया इंडिया में। 2004 से जब से चालू हुआ है, कितने लोगों ने यूट्यूब को यूज किया है, कितने लोगों ने उसका बेनिफिट लिया है। और बेनिफिट में से लोगों को जस्टिफाई करना, बेस्ट ऑफ बेस्ट ढूंढना एक कॉमन इंसान के लिए बहुत मुश्किल रहता है। और एक जिस इंसान के पास कुछ ऊपर वाले का कर्म होता है तो वो बेस्ट में से बेस्ट ढूंढ लेता है। मैं कई दरबारों में यूट्यूबर के पास किसी के पास घुमा नहीं, सिर्फ ये पहले यूट्यूबर है जिसको मैंने अपने बेस पे जस्टिफाई करके बेस्ट में से बेस्ट निकाला और इनके पास आया हूँ। मैं ये नहीं कहता मैं किसी के पास गया हूँ। हाँ, मैं जरूर, जो तब यूट्यूब नहीं था तब मेरे पापा ने जो बेस्ट ऑफ बेस्ट लोगों से ट्रीटमेंट कराया, लेकिन मेरा जो ट्रीटमेंट था हैवी ड्यूटी केस था, मेरा और मेरी फैमिली का कोई कर नहीं पाया। और यूट्यूब मैंने तब सर्च किया क्योंकि मैं ज्यादा नेट यूज नहीं करता था, क्योंकि जो चीजें थी, जिन खबीस, जो जिन्नात, चुड़ैल, परिया और राक्षस, ये ब्रह्म पिशाच सारी माइंड में रहते थे, बॉडी में रहते थे, ज्यादा टेक्नोलॉजीज को यूज नहीं करने देते हैं। और हाजिरी में रहता हूँ तो हमें सर्वर भारी रहता है तो मैं नेट कम यूज करता था। हाँ, जितना मुझे को यूज करना उतना कर लेता था। मम्मी पापा के जाने के बाद मैं नेट को एक एज ए हेल्प के रूप में, मैंने उसमें एक सपोर्ट के रूप में यूज करना चाहा, और उसमें से बेस्ट ऑफ बेस्ट ढूंढे कि अब मैं किससे पूछूं जो मेरा जो इलाज करा सके। पहले तो पापा थे, तो पापा पब्लिक व्यू में जो थे, रिलेटिव्स थे, जो उनके कंसर्निंग फ्रेंड्स थे और जो उनके कॉन्टेक्ट्स थे, उसके थ्रू मेरा इलाज करा लेते हैं। और जो बेस्ट ऑफ बेस्ट दातार थे वो भी मेरा इलाज नहीं कर पाए। दातार, मीरा दातार, जो उंजा के जो ब्लैक मैजिक के सेंसा हैं, 560 साल हो गए जिनकी मजार शरीफ है, जो महसाणा से 20 किलोमीटर दूर जिनकी मीरा दातार नॉर्थ गुजरात में दरगाह है, उनसे भी मैं क्योर नहीं हो पाया। और उनके यहाँ ट्रीटमेंट करते टाइम भी उनसे भी मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो गए, केस को हैंडल नहीं कर पाए। उसके बाद मैंने अपने बेस के ऊपर, और जिसमें मैं हाजिरी भी भरता था, हाजिरी में अपने घर पे ही भरता था, नहीं जा पाया। और लॉकडाउन था, मम्मी पापा को मैंने खो दिया इसी तंत्र के कारण। और उन्होंने मेरे मम्मी पापा को, जिन खबीस जो होते हैं ये, इन्होंने मेरे मम्मी पापा को मार ही दिया। कैंसर का ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ। कैंसर में मेरे पापा की दवाइयां नहीं लगती थी, और मम्मी की हेल्थ दातार के ट्रीटमेंट से डाउन हो गई, मेरी भी हेल्थ डाउन हो गई है। फिर मैंने अपने बेस पे यूट्यूब तब सर्च किया, तो बेस्ट ऑफ बेस्ट सर्चिंग की, जैसे मैंने अभी बताई है अभी अपने एक्सपीरियंस के अंदर। तो दिनेश्वरी महाराज जी से मैं सेकंड विजिट में मिला हूँ। इन्होंने जो मेरा ट्रीटमेंट किया, बेस्ट ऑफ बेस्ट किया है। मैं इनके ट्रीटमेंट से सेटिस्फाई हूँ।
और अगर कोई भी पर्सन कंसर्निंग पर्सन है जो लंबे टाइम से तंत्र से और प्रेत भूत प्रेत से अगर पीड़ित है, तो मैं यही कहूंगा कि दिनेश्वर महाराज जी के पास आए। ये एक जेन्युइन पर्सन है, एक ट्रू पर्सन है। और लोग इनके बारे में क्या कहते हैं दूसरे चैनल वाले, मैं ये अब देखता हूँ, लेकिन कोई कुछ भी कह सकता है। जब तक आप किसी कंसर्न पर्सन से मिलते नहीं है और फेस टू फेस आप टॉक नहीं करते और अपना ट्रीटमेंट नहीं कराते, जब तक आप उसके बारे में कोई गलत राय नहीं रख सकते। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक इंसान को जो प्रॉपर एजुकेटेड है, चाहे एजुकेटेड हो चाहे नहीं एजुकेटेड, हम इसलिए होते हैं कि हम बेस्ट ऑफ बेस्ट अर्निंग कर सके और एक बेहतर इंसान बन सके, इसलिए एजुकेशन जरूरी है। और कोई जरूरी, कुछ लोग के पास एजुकेशन नहीं है वो भी ट्रीटमेंट कराते हैं, और जो एजुकेटेड वो भी ट्रीटमेंट कराते हैं। तंत्र किसी के भी लग सकता है, इसलिए आप सोच समझ के अपने वर्डिंग्स का किसी भी आप महाराज के बारे में गलत नहीं कहें, चाहे वो दिनेश्वर महाराज जी हो चाहे कोई दूसरे चैनल के। आज मैंने इतने चैनल्स में काफी जनों के बारे में देखा है, सुना है, मैंने किसी के बारे में गलत तो कुछ नहीं कहा। मैं ये कहूंगा बेस्ट ऑफ बेस्ट ढूंढिए आप अपने बेस पे या किसी की पर्सन के बेस पे। जो लोग इलाज करा चुके हैं उनके अनुभव को सुनिए और उनके अनुभव को सुन के उन पे अपने डिसीजन मेकिंग करिए। और डिसीजन मेकिंग करने के बाद आप उस पर्सन के पास जाए। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तभी डॉक्टर की फीस जमा होती है, तभी डॉक्टर से हम मिल पाते हैं। तो दिनेश्वर महाराज जी के भी जो भी फीस है उनसे आपको जमा कराएंगे, आप उनसे मिलेंगे। अगर आपका ट्रीटमेंट मेडिकली होगा तो मेडिकली बता देंगे, आपके तंत्र नहीं लगा हुआ और तंत्र लगा हुआ होगा तो आपको की केस के अनुसार आपकी हर केस की फीस अलग अलग होती है। खिलाया पिलाया होगा तो उसकी फीस अलग होगी, और जनरल केस होगा तो उसकी जो नॉर्मल फी में कट जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी दरबार वाला किसी भी दूसरे दरबार वाले पर अंगुली ना उठाए। और देखो हर डॉक्टर अपनी जगह फिट होता है, चाहे वो मेडिकली एमबीबीएस हो। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की जिस तरह से बुराई नहीं करता। आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट डॉक्टर ढूंढते हैं आप। आज डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, दूसरे से नहीं हुआ तो आप तीसरे के पास जाते हैं। तो एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की गलती नहीं निकाल सकता। हाँ, वो ये जरूर कहता है कि उसने ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं किया, उसमें कुछ कमियां रह गई, तो आप उस दूसरे डॉक्टर से इलाज करा सकते हैं। इसी तरह तंत्र में भी यह होता है कि अगर एक तंत्र के तांत्रिक से अगर आपका इलाज नहीं हुआ तो आप दूसरे तांत्रिक के पास जाएंगे, अगर उससे आपका इलाज हो गया तो द बेस्ट है। और एक तांत्रिक को दूसरे तांत्रिक की टांग नहीं खींचनी चाहिए। जिस तरह से डॉक्टर अपने डिपार्टमेंट में क्लीन अप होता है, वैसे एक तांत्रिक भी अपने डिपार्टमेंट में क्लीन अप होता है। हर तांत्रिक को अपनी सिद्धियां मालूम है और अपनी शक्तियां मालूम है। अब वो तांत्रिक किस तरह से अपनी शक्तियों का प्रॉपर यूज करके सामने वाले पेशेंट को ठीक करता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि आप अपने सिक्स सेंस यूज कीजिए और किसी के अनुभव को, जिसने अगर शेयर किया है उसके अनुभव को एक एक्सपीरियंस के रूप में, ऐसे गाइडर के रूप में आप उसको लीजिए और उसके अनुभव सुन के आप जज कीजिए कि आपको ट्रीटमेंट किस में। इतना ही कहना चाहता हूं कि तंत्र किसी के भी लग सकता है। तंत्र के लिए कोई इंसान, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो चाहे बूढ़ा हो, तंत्र किसी की बॉडी को नहीं देखता, किसी के माइंड को नहीं देखता। तंत्र का काम है कि सामने वाले पर्सन को मेंटली और फिजिकली अनफिट करना, उसे हार्म करना, उसको डिस्ट्रॉय करना और उसको मार देना। इसलिए मेरे फ्रेंड्स, आप अपना माइंड यूज कीजिए, अपना माइंड यूज कीजिए और अपना मन यूज कीजिए और अपना पैसे को जो आप मेहनत से कमाते हैं उसको सही जगह लगाएं। और कहाँ से इलाज कराना है आप खुद उसका डिसीजन मेकिंग लीजिए और एक जस्टिफाई कीजिए। आप खुद डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो किसी दूसरे के पर्सन के एक्सपीरियंस को जिसने शेयर किया है उसके ऊपर अपना डिसीजन मेकिंग कीजिए और बेस्ट ऑफ बेस्ट जेन्युइन पर्सन ढूंढ के आप बेस्ट तांत्रिक से अपना इलाज कराएं। मैं यही कहना चाहता हूं। मैं 38 साल से पीड़ित हूं, जैसे मुझे दिनेश्वर महाराज जी गुरुजी ने बताया है।
यही मैं कहना चाहता हूँ, जय माता दी, जय महादेव, जय गुरुदेव, जय भैरव भैया।